हर भारतीय रसोई में एक आवाज़ और एक खुशबू रोज़ गूंजती है। वो तेल में चटकते हुए ज़ीरे की। वो तड़का हमारी दाल, सब्ज़ी, रोज़मर्रा के खाने की आत्मा है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये महज एक स्वाद है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आज हम इसी छोटे से, मामूली से दिखने वाले बीज की असाधारण कहानी में उतरेंगे। आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ग्रंथों और आधुनिक रिसर्च के जरिए हम जीरे की असली पहचान, उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। आपने व्यक्तित्व शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ। और देखिए, यहीं से आयुर्वेद की शुरुआत होती है। अच्छा। आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को एक वस्तु की तरह नहीं देखता, वो उसे एक जीवित व्यक्तित्व की तरह देखता है। और जीरे का परिचय तो उसके नाम में ही छिपा है। शास्त्र कहते हैं, जीर्यति इति जीरकः। जीर्यति इति जीरकः। जी, जी। यानी जो जीर्ण करने में या पचाने में सहायता करे, वही जीरक है। इसका नाम ही इसका सबसे बड़ा काम बता रहा है। वाह, मतलब इसका नाम ही इसका कह सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन है। चलिए, तो इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। ये बीज जिसे हम आज इतना भारतीय समझते हैं, इसका सफर शुरू कहाँ से हुआ? इसका सफर बहुत पुराना और दिलचस्प है। इसके जो सबसे पुराने पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो आज से लगभग 4000 साल पहले सीरिया में मिलते हैं। 4000 साल पहले? जी, लेकिन इसकी शोहरत तब फैली जब ये प्राचीन मिस्र पहुंचा। वहां का एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ है 1550 ईसा पूर्व का, एबर्स पपायरस, उसमें इसका जिक्र मिलता है। एक मिनट, एबर्स पपायरस में इसका मतलब ये सिर्फ खाने में नहीं बल्कि दवा की तरह इस्तेमाल हो रहा था? बिल्कुल, और सिर्फ दवा ही नहीं, इसे मम्मी बनाने की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल करते थे, एक प्रिजर्वेटिव की तरह। कमाल है। हाँ, और यूनान और रोम में भी इसका एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व था। रोमन सैनिक तो इसे साहस का प्रतीक मानकर अपने साथ युद्ध पर ले जाते थे। ऐसा मानते थे कि ये उन्हें ताकत देता है। यह तो हैरान करने वाली बात है। मम्मी बनाने से लेकर सैनिकों के साहस तक इस छोटे से बीज ने कई किरदार निभाए हैं। लेकिन फिर भारत आकर ऐसा क्या हुआ कि इसका रूप ही बदल गया? भारत आकर कह सकते हैं इसका पुनर्जन्म हुआ। जब यह अरब प्रायद्वीप से इंसेंस रूट्स के जरिए भारत पहुंचा, तो यहाँ के वैद्यों और ऋषियों ने इसे बिल्कुल नई नजरों से देखा। उन्होंने इसके स्वाद से आगे जाकर इसके शरीर पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को समझा, और आयुर्वेद ने इसे सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक औषधि का दर्जा दिया और इसका नामकरण किया जीरक। यानी भारत ने इसे सिर्फ अपनाया नहीं बल्कि इसकी असली शक्ति को एक तरह से डिकोड किया। सही कहा। और आयुर्वेद के मुताबिक वो असली शक्ति क्या थी? वो शक्ति थी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, अग्नि, यानी हमारी पाचन शक्ति, उसको संतुलित करना, और साथ ही वात दोष, जो शरीर में गति और रूखेपन के लिए जिम्मेदार है, उसे शांत करना। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों ने जीरक को अग्नि का सबसे अच्छा मित्र बताया। भारत में आकर जीरा एक साधारण मसाले से एक पूजनीय औषधि बन गया। तो जीरे ने इतना लंबा सफर तय किया, संस्कृतियों को पार किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस छोटे से पौधे में ऐसा क्या खास है। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। असल में दिखता कैसा है? जीरे का पौधा बहुत नाजुक और छोटा होता है, लगभग 20-30 सेंटीमीटर ऊंचा। इसके पत्ते पंख की तरह बारीक और धागे जैसे होते हैं, और इस पर छोटे छोटे सफेद या हल्के गुलाबी फूल गुच्छों में खिलते हैं। और जिसे हम रोज जीरा कहकर इस्तेमाल करते हैं, वो इस पौधे का कौन सा हिस्सा है? क्या वो बीज है? ये एक आम धारणा है, पर जिसे हम बीज समझते हैं, वो असल में पौधे का एक सूखा फल है। अच्छा। विज्ञान की भाषा में इसे शिजोकार्प कहते हैं। ये लंबा, अंडाकार और पीले भूरे रंग का होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगी तो इसकी सतह पर 5 उभरी हुई धारियां दिखेंगी। यही इसकी असली पहचान है। आयुर्वेद में क्या इसके अलग अलग प्रकार भी माने गए हैं या जीरा बस जीरा होता है? नहीं नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद बहुत सूक्ष्मता से काम करता है। मुख्य रूप से 2 प्रकारों का वर्णन है, श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक। और इनमें क्या फर्क है? अगर एक वैद्य को इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो उसका आधार क्या होगा? देखिए, श्वेत जीरक यानी क्यूमिनम साइमिनम, वो आम जीरा है जो हमारी रसोई में है। इसका मुख्य प्रभाव पाचन तंत्र पर होता है। ये सुगंधित है और पाचन को बढ़ाने वाला है। ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयों में इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। वही कृष्ण जीरक,
जिसे कारम कार्वी या निजला की प्रजातियों से पहचाना जाता है, वो आकार में छोटा और गहरे रंग का होता है। ये ज्यादा तीक्ष्ण होता है, मतलब पेनिट्रेटिंग, और इसका प्रभाव पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र पर ज्यादा गहरा होता है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें शरीर के किस सिस्टम पर काम करना है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को डिकोड कैसे करता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक फ्रेमवर्क है, कोई मेथड है? बिल्कुल है, और ये आयुर्वेद के सबसे सुंदर सिद्धांतों में से एक है। इसे कहते हैं रस पंचक। रस पंचक। जी, ये किसी भी द्रव्य को 5 पैमानों पर तौलने का विज्ञान है। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये किसी भी जड़ी बूटी का एक तरह से बायोकेमिकल फिंगरप्रिंट है। चलिए, तो फिर जीरक को इस कसौटी पर कसते हैं। शुरुआत रस यानी स्वाद से करते हैं। जीरक का मुख्य रस है कटु, यानी तीखा या पंजेंट। शास्त्र कहते हैं जीरकः कटुरुष्णश्च। ये स्वाद जबान पर लगते ही सीधे हमारी पाचन अग्नि को संकेत देता है, उसे प्रज्वलित करता है, जैसे सूखी लकड़ियों पर घी की एक बूंद। इसमें हल्का सा तिक्त यानी कड़वा रस भी होता है, जो इसे और प्रभावी बनाता है। और स्वाद के बाद आते हैं गुण यानी उसकी क्वालिटीज पर। वो क्या है? इसके 2 मुख्य गुण हैं, लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी सूखा। हल्का होने के कारण ये पचने में बहुत आसान है, और सूखा होने के कारण ये शरीर में भारीपन और अतिरिक्त नमी, जिसे आयुर्वेद में कफ कहते हैं, उसे सोख लेता है। तो इसका तीखा स्वाद अग्नि को जलाता है, और इसका हल्का सूखापन उस आग को ठीक से जलने के लिए जगह बनाता है। अगला पैमाना है वीर्य यानी पोटेंसी। इसका क्या मतलब है? वीर्य का मतलब है कि शरीर में जाने के बाद उसकी तासीर ठंडी है या गर्म। जी। जीरक का वीर्य उष्ण यानी गर्म होता है। इसकी यही गर्म तासीर शरीर में वात दोष के ठंडेपन और रूखेपन को संतुलित करती है और पाचन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए जरूरी गर्मी पैदा करती है। और चौथा पैमाना विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। ये क्या है? विपाक आयुर्वेद की गहरी समझ को दिखाता है। इसका मतलब है कि पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शरीर के अंदर उस चीज का अंतिम प्रभाव क्या रहता है। जीरक का विपाक भी कटु यानी तीखा ही है। अच्छा। मतलब ये खाते समय भी तीखा है और पचने के बाद भी शरीर में तीखा और गर्म प्रभाव ही छोड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह की सस्टेन्ड रिलीज गर्मी है जो मेटाबॉलिज्म को लंबे समय तक बनाए रखती है। स्वाद से लेकर पचने के बाद तक सब कुछ एक ही दिशा में काम कर रहा है, पाचन को मजबूत करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही रस पंचक की खूबसूरती है। और जब ये सारे गुण रस, गुण, वीर्य, विपाक एक साथ मिलते हैं, तब जीरक के असली काम यानी उसके कर्म सामने आते हैं। कर्म यानी थेरेप्यूटिक एक्शंस। जी। तो इन गुणों के आधार पर जीरक शरीर में क्या-क्या मुख्य काम करता है? इसके कर्मों की सूची तो बहुत लंबी है, पर कुछ प्रमुख कर्मों को समझते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्म है दीपन। शास्त्र कहते हैं दीपनियम तथा जीरकम। दीपनियम यानी जीरक दीपन करने वाला है, यह भूख जगाता है। जिनकी मंदाग्नि हो यानी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो, उनके लिए यह अमृत के समान है। और दूसरा कर्म है पाचन। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दीपन और पाचन में क्या सूक्ष्म अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। दीपन का काम अग्नि को जलाना है। यह एक एपेटाइजर की तरह है जो खाने से पहले लिया जाता है। और पाचन का काम है खाए हुए भोजन को पचाना। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह है। यह आम यानी बिना पचे हुए भोजन के विषैले अवशेषों को बनने से रोकता है, जिसे आयुर्वेद ज्यादातर बीमारियों की जड़ मानता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और इसके अलावा मैंने सुना है ये दस्त और गैस जैसी समस्याओं में भी बहुत कारगर है। हाँ, इसका तीसरा कर्म है संग्राही। इसका जो कसैलापन है वो दस्त और ग्रहणी जैसी समस्याओं में आंतों को बांधने का काम करता है। और चौथा कर्म है वातग्न या कार्मिनेटिव। ये पेट में गैस और सूजन, जिसे शास्त्र अधमान कहते हैं, उसे शांत करता है। इसके अलावा भी ग्रंथों में इसके कुछ और विशेष कर्म बताए गए हैं। हाँ, और कुछ तो बहुत हैरान करने वाले हैं, जैसे गर्भाशय विशोधन। मतलब ये प्रसव के बाद गर्भाशय की शुद्धि के लिए बहुत फायदेमंद है। और एक है चक्षुष्य। 1 मिनट, चक्षुष्य मतलब आंखों के लिए लाभकारी? ये कनेक्शन समझना थोड़ा मुश्किल है।
पाचन में मदद करने वाली एक गर्म और रूखी चीज का आंखों जैसी नाजुक चीज से क्या संबंध हो सकता है? देखिए, यही आयुर्वेद की समग्र दृष्टि है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी आंखें कफ दोष का एक मुख्य स्थान है। जब शरीर में कफ बढ़ता है तो आंखों में भारीपन, धुंधलापन या चिपचिपापन महसूस हो सकता है। अच्छा। जीरक अपने रूक्ष यानी सूखे और उष्ण यानी गर्म गुणों से उसी अतिरिक्त कफ को कम करता है। वो उन सूक्ष्म चैनलों, जिन्हें स्रोतस कहते हैं, उन्हें साफ करता है, जो आंखों का पोषण करते हैं। इस तरह ये अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टि को निर्मल बनाने में मदद करता है। ये तो अद्भुत है। ये सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि मूल कारण पर काम कर रहा है। क्या कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनमें जीरे का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। पाचन के लिए सबसे प्रसिद्ध औषधियों में से एक है हिंगवाष्टक चूर्ण। उसमें ये एक मुख्य घटक है। इसके अलावा जीरकारिष्ट, जो एक फर्मेंटेड लिक्विड है, और एक खास औषधि है पंचजीरक गुड़। ये विशेष रूप से प्रसव के बाद महिलाओं को उनकी रिकवरी के लिए दिया जाता है। हमने जीरे के व्यक्तित्व को लगभग पूरी तरह से समझ लिया है। उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म सब कुछ तार्किक लगता है। लेकिन आपने रस पंचक में एक 5वें और अंतिम पैमाने का जिक्र किया था, प्रभाव। ये क्या है? प्रभाव आयुर्वेद का सबसे गहरा और शायद सबसे रहस्यमयी सिद्धांत है। ये किसी भी द्रव्य की वो विशेष शक्ति है जिसे उसके रस, गुण, वीर्य और विपाक के तर्कों से पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। यह उसकी अचिंत्य शक्ति है, एन अनथिंकेबल पावर। तो जीरक का प्रभाव क्या है? जीरक का प्रभाव है दीपन प्रभाव। लेकिन हमने अभी बात की कि दीपन तो उसका एक कर्म भी है। तो फिर प्रभाव के तौर पे ये अलग कैसे है? ये दोहराव जैसा नहीं लगता? यही सिद्धांत की गहराई है। कर्म के तौर पे दीपन का मतलब है पाचन अग्नि को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना। ये काम तो मिर्च और दूसरी गर्म चीजें भी करती हैं। सही बात है। लेकिन प्रभाव के तौर पर दीपन का मतलब है पाचन तंत्र को सिर्फ उत्तेजित करना नहीं, बल्कि उसे ठीक करना, उसे हील करना। ये पाचन क्षमता को जड़ से पुनर्स्थापित करने की शक्ति है। इसका मतलब ये सिर्फ एक स्टिमुलेंट नहीं बल्कि एक रेस्टोरेटिव टॉनिक है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक उत्तेजक नहीं बल्कि एक मरहम है जो पाचन तंत्र की भूली हुई शक्ति को उसे वापस याद दिलाता है। यही वजह है कि गर्म तासीर का होने के बावजूद सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह पित्त प्रकृति के लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये इसकी एडेप्टोजेनिक गुणवत्ता को दिखाता है। यही इसका प्रभाव है, इसकी वो जादुई शक्ति जो तर्कों से परे है। तो हमने अपनी रसोई के एक साधारण से तड़के से शुरुआत की और आयुर्वेद के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक प्रभाव तक पहुंच गए। जीरा सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक पूरी औषधीय विरासत है जिसका सफर 4000 साल पहले शुरू हुआ था। सही कहा। हमने इसके रस पंचक यानी इसके बायो प्रोफाइल को समझा। कैसे इसका तीखा स्वाद, गर्म तासीर और हल्कापन इसे पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इसके प्रभाव को जाना। इसकी वो अचिंत्य शक्ति जो सिर्फ पाचन को बढ़ाती नहीं बल्कि उसे जड़ से ठीक करती है, उसे पुनर्स्थापित करती है। अगली बार जब कोई अपनी दाल या सब्जी में जीरे का तड़का लगाए तो उसे सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने वाली चीज के तौर पर ना देखें। ये सोचने की कोशिश करें कि आप अपने शरीर की केंद्रीय ऊर्जा, अपनी अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, उसे सम्मान दे रहे हैं। ये वाकई एक नया नजरिया है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार जिस पर वो सोच सकें। विचार करने के लिए एक सवाल है। अगर एक छोटा सा बीज शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा अग्नि को संतुलित करने की शक्ति रख सकता है, तो हमारे आसपास प्रकृति में और कौन सी साधारण चीजों में ऐसी असाधारण शक्तियां छिपी हो सकती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं।